हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेल थ्योरी की। जैसा कि आपको पता है, हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ डिस्कस की थी। उससे रिलेटेड डिस्कवरी हम पहले कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और फर्स्ट लिविंग सेल जो है डिस्कवर किया था, या फ्री लिविंग सेल कह सकते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये अलग अलग डेट पे इन्होंने जो है डिस्कवरी की थी। नेम एक जैसा होने की वजह से कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी सेल की, वो डेड सेल थी। तो जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने लिविंग सेल्स की जो है डिस्कवरी की थी। आज हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी, यानी सेल का मैकेनिज्म, फंक्शन, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर आपकी बुक से ही ये पॉइंट्स लिए गए हैं, बस इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आप इनको रिलेट करेंगे, अपने बुक से एक बार रीड करेंगे, बिल्कुल यही पॉइंट आपको बुक में भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पॉइंट है, द सेल थ्योरी दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पर सेल थ्योरी में बात कही गई है कि प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी सेल से मिलकर बने हैं, और सेल बिल्कुल बेसिक यूनिट है लाइफ की। और ये प्रेजेंट की थी सेल थ्योरी दो बायोलॉजिस्ट थे, यानी जीव वैज्ञानिक स्लेडन एंड स्वान। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सेल थ्योरी को जो है प्रेजेंट किया था। अगला पॉइंट अगर हम पढ़ें तो ये पाते हैं हम, द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय ए जर्मन फिजियोलॉजिस्ट रुडोल्फ विर्चो। एक और ऐसे ही जीव वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस सेल थ्योरी को थोड़ा सा एडवांस कर दिया, एक्सपेंड कर दिया है। और वो कहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज कहते हैं यहाँ पे, सेलुला इज सेलुला, यानी ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी सेल नई मिलती है वो पहले ही कहीं ना कहीं डेवलप्ड हो चुकी होती है, और उसका जो मैकेनिज्म है वो किसी न किसी पुराने सेल का ही एडवांस होता है। अगला पॉइंट यहाँ पर है, मॉडिफाइड सेल थ्योरी इज टर्म्ड एज सेल प्रिंसिपल और मॉडर्न सेल थ्योरी। जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है जो ये दो साइंटिस्ट ने दी थी, वो सेल प्रिंसिपल कहलाती है या मॉडर्न सेल थ्योरी कहलाती है। विच पोस्टुलेट दैट, अब वो पोस्टुलेट क्या क्या करते हैं वो पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, वो सेल से मिलकर के बने होते हैं या सेल से रिलेटेड साइड प्रोडक्ट से। ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नई सेल अगर कोई भी बनती है तो वो किसी न किसी पुराने का ही एडवांस होती है। All cells are basically alike in chemical composition, metabolic processes। जितनी भी सेल देखी जाती है वो लगभग सेम होती हैं। उनकी केमिकल कंपोजिशन, मेटाबॉलिक प्रोसेस सभी एक जैसी होती हैं। फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज ए whole is the result of activities and interaction of constituent cells। अगर नया ऑर्गेनिज्म बनता है या नया ऑर्गन सिस्टम बनता है जिनकी वर्किंग अलग अलग हो, तो वो उन सेल्स की एक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं और आपस में उनके इंटरेक्शन पर डिपेंड करते हैं। यानी सेल एक जैसी होते हुए भी उनकी जो वर्किंग है, टोटल ग्रुप की वर्किंग, वो एक ऑर्गन जनरेट करती है जिनकी अलग एक्टिविटीज होती हैं। तो ये ध्यान रखना आपने, सेल केमिकल कंपोजिशन में, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में एक जैसी होने के बावजूद उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो चेंज हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। उसके बाद हम एक और आर्टिकल यहाँ पर देखते हैं, शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पर अलग अलग सेल के शेप्स के बारे में कंफ्यूजन दूर की गई है। बहुत बार ये सोचा जाता है कि सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है सेल एक जैसी ही दिखती हो। नहीं, सेल्स अलग अलग होती हैं, डिफरेंट हमारे शरीर की सेल्स दिखाई गई है। यानी ह्यूमंस बॉडी में भी डिफरेंट टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं, एक जैसी सेल से मिलकर के वो नहीं बना होता।
जैसे मसल सेल्स यहाँ पर दिखाई गई है, वो अलग टाइप की है, एक धागे की तरह दिखाई दे रही है। ब्लड सेल दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये गोल है या फिर इलिप्टिकल है। नर्व सेल यहाँ पर दिखाई गई है, ये एक पौधे की तरह इसमें से अलग अलग डायरेक्शन में ब्रांचेज निकल रही है। ये इसके एक साइड में रिसेप्टर्स होते हैं। ओवम, ओवम होता है जो रिप्रोडक्शन में फीमेल में होता है, और उसके बाद स्पर्म यहाँ पर मेल के लिए होता है, ये रिप्रोडक्शन में। बोन सेल, बोन सेल यहाँ पर दिखाई गई है, वो अलग टाइप की है। और फैट सेल यानी मोटापा या फिर चर्बी जो होती है, उसकी वजह से जो हमारे पास जो सेल जनरेट हो जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका डायमेंशन बढ़ गया है, और लिक्विड इसमें ज़्यादा है। जो मटेरियल होता है फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो ज़्यादा हो चुका है। वेरियस सेल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडीज, ये जो है हम देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट में या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। इन्हीं की वजह से पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है और उसकी वर्किंग को हम समझ पाते हैं। अब हम सेल शेप की बात करते हैं। शेप ऑफ सेल इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। इनकी शेप वैसी ही होती है जैसा फंक्शन ये करती हैं। जैसे आपने देखा था मसल सेल्स एक धागे की तरह थी, और जो नर्व सिस्टम था उसमें जो सेल्स थी वो अलग टाइप की थी, जिसमें एक तरफ रिसीवर थे और एक तरफ जो है सिग्नल को आगे भेजने वाले थे। सम सेल्स लाइक अमीबा एंड डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल, हैविंग चेंजिंग शेप्स। अमीबा और व्हाइट ब्लड सेल ये अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं। In some cases, the cell shapes could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. और कुछ केसेस में जो सेल शेप होती हैं ये एक से ज़्यादा हो सकती हैं, यानी जैसी सेल हम नॉर्मली देखते हैं उससे अलग टाइप की जो सेल है वो प्रोड्यूस या फिर अपने आप को शो कर सकती हैं। जैसे नर्व सेल हैव ए टाइपिकल शेप्स, अलग शेप हैं। पार्टिकुलर जो सेल की शेप होती है उनसे अलग टाइप की जो है शेप पॉसिबल होती है। सेल साइज, साइज ऑफ सेल आल्सो वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स। अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स में जो ये साइज रहेगा सेल का वो इंक्रीज हो सकता है। द एवरेज सेल साइज वेरीज फ्रॉम 0.5 टू 20 माइक्रोन्स। माइक्रोन्स होता है 10 पावर माइनस 6 मीटर, यानी एवरेज जो सेल साइज होगा वो 10 पावर माइनस 6 के आसपास रहेगा, 6 मीटर के आसपास। इन ह्यूमन बॉडी द स्मॉलेस्ट सेल इज आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, एंड लॉन्गेस्ट वन इज नर्व सेल, और सबसे लंबी क्या है, नर्व सेल्स है। अगला पॉइंट यहाँ पर है रिलेटेड टू सेल नंबर, यानी कितने सेल्स मिलकर के एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एक ऑर्गेनिज्म को है प्रोड्यूस करते हैं। द नंबर ऑफ सेल्स इन लिविंग बीइंग डिफर्स फ्रॉम द वन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू मैनी इन मल्टीसेलुलर फॉर्म। ये कहता है कि एक ऑर्गेनिज्म में हो सकता है यूनिसेलुलर हो और हो सकता है वो मल्टीसेलुलर हो, यानी ये कोई नेसेसरी नहीं है कि बहुत सारे सेल की ही नीड पड़ेगी, और ये भी नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ एक सेल से ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल होती है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद द नंबर ऑफ सेल इज नॉट डेफिनेट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो डेफिनेट नहीं होती मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, एंड में इंक्रीज अलोंग विद द ग्रोथ एंड वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये लगातार चेंज भी हो सकती है, इनका वॉल्यूम, इनका ग्रोथ वो लगातार इंक्रीज हो सकती है विद द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी जितनी हाइट हमारी बढ़ती जाएगी हमारे शरीर में सेल नंबर्स बढ़ते जाएंगे।
तो ये डिफरेंट पॉइंट्स थे आज के, और इससे आगे हम बात करेंगे कल के आर्टिकल में टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। ओके, ऑल द बेस्ट।